यूरोपीय संघ के सदस्यों ने रूस के खिलाफ पाबंदी लगाने पर जताई सहमति। जर्मनी ने रूस के नॉर्ड स्ट्रीम 2 गैस पाइपलाइन के सर्टिफिकेशन प्रोसेस पर लगाई रोक। रूस ने पश्चिमी प्रतिबंधों को बताया अवैध। तो कार्यक्रम की शुरुआत के लेकिन सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़, जहां पर भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं। और आपने उनको ताकत दी, इसलिए हम कर पाए। इस बात को हमको समझना चाहिए। मित्रों, हमारी पार्टी गांव, गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति, हमारी महिला शक्ति, हमारे युवा साथी, हमारे किसान भाई, इनको मुख्य धारा में लाने का काम कर रही है। तो वो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में कर रही है। और ये मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, भाषण देने के लिए नहीं कह रहा हूं। आप बताइए, कोरोना आया तो जो लोग जनधन खाते का मजाक उड़ाते थे, आप बताइए, हमारी बहनें बताएंगी, जब लॉकडाउन लगा तो मोदी जी ने अपने कोरोना के दौरान 20 करोड़ बहनों के खाते में 3 महीने के लिए 500-500 रुपए पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? पहुंचाया था कि नहीं पहुंचाया था? ये महिला सशक्तिकरण ये इसलिए किया गया था ताकि गरीब का चूल्हा जल सके, कोरोना में उनका जीवन यापन हो सके। और यही नहीं, बताइए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? चावल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? गेहूं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और योगी जी का चना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? नमक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? और साथ में तेल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मित्रों, मोदी जी का अलग से राशन मिल रहा है, योगी जी का अलग से राशन मिल रहा है। ये डबल इंजन है, डबल इंजन, दुगना दुगना मिल रहा है। मित्रों, ये गरीब आदमी, वंचित, पीड़ित, शोषित, अभी तक 1,56,00,000 घर बने हैं। 1,56,00,000 घर। और कैसे घर बने हैं? शौचालय अलग, रसोई घर अलग, रसोई घर में गैस का चूल्हा और सिलेंडर, और रहने के लिए कमरा अलग, अहाता अलग, टेरेस अलग। और घर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर का मालिक मालिक नहीं होगा, मालिक मालकिन होगी, महिला सशक्तिकरण होगा। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। इस साल 80 लाख मकान बनेंगे और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए रखा गया है। 48,000 करोड़ रुपए इस साल। तो चौथे चरण का चुनाव चल रहा है और पांचवें चरण का जो प्रचार है वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और उसी के उसमें जो प्रतापगढ़ में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। बढ़ते अपनी अगली खबरों की ओर बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2022 की घोषणाओं को जमीनी स्तर पर 100% पूरा करने के लिए ग्रामीण विकास से संबंधित सभी एजेंसियों को एक साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि नए भारत में नई रणनीति और तकनीक के माध्यम से ग्रामीण भारत के लक्ष्यों को पूरा करने का ऐसा खाका खींचना होगा जिसमें कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 7 वर्षों में हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर नागरिक के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं उससे निचली पंक्ति में खड़े हर व्यक्ति को सभी सरकारी सुविधाएं पारदर्शी तरीके से पहुंच रही हैं। ग्रामीण भारत की तस्वीर बदलने और जमीनी स्तर पर कैसे सरकारी सुविधाएं 100% लोगों तक पहुंचें, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अधिकारियों, विभिन्न मंत्रालयों और समाज सेवी संगठनों को एक साथ मिलकर काम करने का मूल मंत्र दिया। पीएम मोदी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित वेबिनार लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड पर बोलते हुए कहा कि सभी एजेंसियों को आउटपुट से ज्यादा आउटकम पर ध्यान देना होगा।
पीएम मोदी ने कहा, आजादी के अमृतकाल के लिए जो संकल्प लिए गए हैं वो नई रणनीति और तकनीक को अपनाकर ही पूरे किए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि केंद्रीय बजट 2022 में ग्रामीण भारत के लिए रखे गए लक्ष्यों को सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास नीति को अपनाकर सभी हितधारकों को काम करना होगा। बीते 7 सालों में हमने देश के हर नागरिक, हर क्षेत्र के सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। देश के गांव और गरीब को पक्के घर, टॉयलेट्स, गैस, बिजली, पानी, सड़क जैसी बेसिक सुविधाओं से जोड़ने की योजनाओं का मकसद यही है। देश ने इनमें बहुत सफलता भी पाई है, लेकिन अब समय है इन योजनाओं के सैचुरेशन का, इनके 100% लक्ष्यों को हासिल करने का। इस वेबिनार को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि जीवंत ग्राम कार्यक्रम और सीमावर्ती इलाकों के लिए गांवों के विकास के लिए भूमि और मकानों के मापन कार्यक्रम से अभी तक 40 लाख से ज्यादा प्रॉपर्टी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। बजट 2022 में 80 लाख नए पीएम आवास बनाने, हर घर तक नल से जल योजना के तहत 4 करोड़ नए पानी के कनेक्शन और ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के माध्यम से गांवों में सर्विस सेक्टर के विस्तार और पोस्ट ऑफिस को बैंकिंग सिस्टम में लाने जैसी योजनाओं पर काम करना है, जिसके लिए नई तकनीक पर फोकस करना होगा और राज्य सरकारों को समय सीमा तय करनी होगी। गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक एस्पिरेशन भर नहीं है, बल्कि आज की जरूरत है। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं नहीं मिलेगी, बल्कि ये गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करने में भी मदद करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए आधी आबादी यानी महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि हमें गांवों में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप्स के लिए प्रयास करने होंगे। पीएम मोदी ने नई शिक्षा नीति के तहत स्थानीय हुनर को आगे बढ़ाने और तहसील स्तर पर गांवों के विकास में प्रतिस्पर्धा जैसी योजनाओं पर बल दिया। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी मातृशक्ति है, हमारी महिला शक्ति है। फाइनेंशियल इंक्लूजन ने परिवारों में महिलाओं की आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। इस बजट में घोषित सभी कार्यक्रमों को हम समय सीमा के भीतर कैसे पूरा कर सकते हैं, सभी मंत्रालयों, सभी स्टेक होल्डर्स का कन्वर्जेंस कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं, इसको लेकर इस वेबिनार में विस्तृत चर्चा अपेक्षित है। मुझे विश्वास है कि लिविंग नो सिटीजन बिहाइंड का लक्ष्य ऐसे ही प्रयासों से पूरा होगा। इस वेबिनार के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण भारत में सभी हितधारकों को बजट में मौजूद विकास के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए साथ मिलकर काम करने का आह्वान किया, जिससे कोई भी व्यक्ति पीछे न छूटे। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो केंद्रीय बजट 2022 में जो घोषणाएं की गई हैं उनको जमीनी स्तर पर 100% उतारने के लिए 10 बड़े मंत्रालयों और कुछ स्टेक होल्डर्स के साथ प्रधानमंत्री ने संवाद किया। कई महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई, उस पर हम नजर डालेंगे। बजट घोषणाओं को लागू करने की दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स से संवाद अपने आप में बहुत अहम है, क्योंकि सबकी भूमिका है ग्रामीण विकास को आगे बढ़ाने में। ये सबकी जिम्मेदारी, हर मंत्रालय, हर जो एजेंसी है उनकी सब जिम्मेदारी है। इसके साथ और इसीलिए संवाद किया गया। उन्होंने कहा कि बजट में सरकार द्वारा सैचुरेशन के बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट रोड मैप देने की जरूरत है और इस रोड मैप को राज्य सरकारें, वहां की एजेंसियां मिलकर ग्रामीण विकास को आगे बढ़ा सकती हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का बड़ा आधार है महिला शक्ति। महिलाओं की भागीदारी को विस्तार देने की जरूरत है, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह के माध्यम से भी महिलाओं को जोड़ा जा सकता है, उनके रोजगार को बढ़ावा दिया जा सकता है। इसके साथ साथ बजट में पीएम आवास योजना, ग्रामीण सड़क योजना, जल जीवन मिशन, नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी, गांवों की ब्रॉडबैंड जैसी हर योजना के लिए प्रावधान किया गया है और जरूरत है कि पारदर्शिता के साथ इसको ग्रामीण विकास में आगे बढ़ाया जाए, लागू किया जाए। इसीलिए ये संवाद
किया गया। 10 बड़े मंत्रालय उसमें शामिल थे। इसके साथ साथ अलग अलग योजनाओं में 100% लक्ष्य पाने के लिए नई टेक्नोलॉजी पर जोर दिया गया, यानी कि तकनीक ही तरक्की का रास्ता। इसीलिए ग्रामीण विकास में तकनीक को सबसे ज्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है और यह कोशिश की जा रही है कि गांवों को डिजिटलाइज किया जाए। जल जीवन मिशन के तहत 4 करोड़ कनेक्शन देने का लक्ष्य है। यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि होगी और एक बड़ा लक्ष्य है। जो पानी की जो समस्या, खासतौर से पीने के पानी की जो समस्या, उससे इससे निजात मिलेगी। पाइपलाइन के जरिए पीने के पानी की गुणवत्ता पर फोकस करने का राज्य सरकार से आग्रह किया गया। केन बेतवा नदी जैसी जो जोड़ो परियोजना है, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। बुंदेलखंड के एक बदलाव की स्थिति होगी। गांवों की डिजिटल कनेक्टिविटी अब एक आकांक्षा भर नहीं बल्कि आज की जरूरत है, यानी कि तकनीक से ही तरक्की का रास्ता निकलेगा और इसमें ग्रामीण विकास सबसे ज्यादा, यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों को सबसे ज्यादा लाभ मिलेगा। ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से गांवों में सुविधाएं मिलेंगी और गांवों में स्किल्ड युवाओं का एक बड़ा पूल तैयार करेगा, यानी कि जो होनहार है, जो हुनरमंद है, स्किल्ड जो है, स्किल को बढ़ावा दिया जाएगा खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में। गांव में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी से सर्विस सेक्टर का विस्तार होगा तो देश का सामर्थ्य बढ़ेगा, यानी कि जो स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं, तकनीक की बात करते हैं, इससे रोजगार की ढेर सारी संभावनाएं उभर कर सामने आएगी। ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्टिविटी में अगर कहीं दिक्कतें आ रही हैं तो उनकी पहचान और समाधान निकालना होगा, यानी कि भारत नेट के माध्यम से जो ऑप्टिकल फाइबर देश के अलग अलग गांवों में बिछाए जा रहे हैं, अगर कहीं कोई दिक्कत आती है तो राज्य सरकारों को मिलकर उसका हल ढूंढना होगा। स्वास्थ्य से समृद्धि की यात्रा में डिजिटल हेल्थ सिस्टम स्वास्थ्य ढांचे की उत्पादकता को नया आयाम देगा, यानी कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को और बढ़ावा देने की जरूरत है और खासतौर से ब्लॉक स्तर पर, जिले स्तर पर, ग्रामीण क्षेत्रों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन से स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव आ रहा है और इसका जो फायदा है ग्रामीण गांव में रहने वाले जो लोग हैं उनको मिल रहा है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक बड़ा आधार हमारी महिला शक्ति है, यानी कि जब हम देश की आधी आबादी की बात करते हैं तो उनके सामर्थ्य की बात करते हैं, उनको रोजगार से जोड़ने की बात करते हैं। वित्तीय समावेशन ने परिवारों में महिलाओं के आर्थिक फैसलों में अधिक भागीदारी सुनिश्चित की है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से, छोटे छोटे रोजगार के माध्यम से महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है, उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह के जरिए महिलाओं की भागीदारी को और विस्तार देने की जरूरत है, यानी कि जो हम सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करते हैं, स्वयं सहायता समूह की बात करते हैं, इनको और बढ़ाने की जरूरत है ग्रामीण स्तर पर। गांव में हम ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप कैसे लाएं, इसके लिए भी आपको अपने प्रयास बढ़ाने होंगे, यानी कि जो 10 मंत्रालयों के साथ है और जो स्टेक होल्डर्स के साथ जो आज संवाद हुआ है, इसमें उनकी भूमिका को बताया गया है कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा ग्रामीण विकास को बढ़ा सकते हैं, वहां के युवाओं को रोजगार से जोड़ सकते हैं, तकनीक से जोड़ सकते हैं। ये एक बड़ा संवाद रहा है। उसके साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स है, जो 10 बड़े मंत्रालय हैं, उनसे ये कहा गया है। उसके साथ साथ राज्य सरकारों की जो भूमिका है वो ग्रामीण विकास में सबसे अहम होगी। और इससे पहले कल डीडी कॉन्क्लेव में भी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने स्वच्छ जल को घरों तक पहुंचाने की सरकार की प्रतिबद्धता की बात कही थी। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से बुंदेलखंड में 20 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने का काम चल रहा है और जिसमें 60% तक का काम पूरा हो चुका है। केवल बुंदेलखंड की यदि मैं चर्चा करूं तो बुंदेलखंड के इन 9 जिलों में 7,862 गांवों में 16,000 करोड़ रुपए लगभग की लागत से 20 लाख हाउस होल्ड तक पीने का पानी पहुंचाने की दिशा में काम शुरू हुआ और मैं आज प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूं कि 60% हमने उसमें काम पूरा कर लिया है और आने वाले 1 वर्ष में बुंदेलखंड के हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा। इसको हम जो है निश्चित रूप से जो है वो संभव करके दिखाएंगे। और मिड डे प्राइम में अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए डीडी न्यूज। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और बात ताजा खबर में बात करते हैं जनमत की।
तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इस चरण में 9 जिलों के 59 निर्वाचन क्षेत्रों में वोट डाले जा रहे हैं, जिनमें 16 सीटें सुरक्षित हैं। सुबह 11 बजे तक 22.62% मतदान हुआ है। आज जिन जिलों में मतदान हो रहा है उसमें पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा ये जिले प्रमुख हैं। और इसी विषय पर जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता आशुतोष शुक्ला जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आशुतोष, मैं सबसे पहले आपसे यही समझना चाहता हूं कि चौथे चरण का चुनाव चल रहा है, लगभग आधा सफर तय हो गया है। क्या आपको लगता है कि इसमें लोगों के जहन में रोजगार, शिक्षा, क्या क्या मुद्दे रहे होंगे? संतोष, सबसे पहले हम बात करते हैं कि चौथे चरण के आज दोपहर तक का जो मतदान हुआ है लखनऊ में 12 बजे तक का 40% से अधिक जो है मतदान हो चुका था। निश्चित रूप से एक सकारात्मक संदेश था, सकारात्मक प्रतिक्रिया थी जनता की, जो निकल करके अपने घरों से मतदान केंद्रों तक आई, उसने मतदान किया। हालांकि निर्वाचन आयोग ने अपनी व्यवस्थाओं में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी थी। ये एक आदर्श मतदान केंद्र है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि पिंक पोलिंग बूथ है। महिलाओं में वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के सरकार ने ये विशेष व्यवस्था की थी कि इन महिला केंद्रों पर सारे कर्मचारी जो है वो महिला ही होंगे। इसकी इंचार्ज है, मैं उनसे बात करता हूँ। ये पिंक बूथ का कंसेप्ट जो है ये कैसा है? जी, पिंक बूथ का कंसेप्ट जो है महिला सशक्तिकरण से ही संबंधित है। यहाँ का पूरा स्टाफ जो है महिला है। पीठासीन अधिकारी से लेके मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय, तृतीय पूरा स्टाफ महिला है, जिससे कि महिलाएं जो हैं जो वोट करने में हिचकिचाती हैं वो आए सामने और वोट करें और वो देखें कि नहीं, जब महिला अधिकारी बैठ के वोट करा सकती तो क्यों ना हम घरों से निकलकर वोट करने आए। तो बिल्कुल संतोष, आप आशुतोष जी, क्या कहा जा सकता है कि जो व्यवस्था थी, हम सभी जानते हैं कि लखनऊ जो है नजाकत और नफासत वाला शहर रहा है। अक्सर पहले देखा गया है कि वोटिंग के दिन लोग घरों पे ही रहते थे, टीवी देखा करते थे, बाहर नहीं निकलते थे, लेकिन इस बार ज्यादा लोग बाहर निकले, लोग ज्यादा अवेयर हुए हैं मतदान को लेकर, अपने अधिकार को लेकर। बिल्कुल, मैं संतोष वही बात आपको बताना चाहता था कि निर्वाचन आयोग ने जो अपेक्षा की थी जनता से, जिस तरह से उसने अपना पूरा मूवमेंट चलाया था, जिस तरह से इसको लेकर के तमाम सारे इश्तहार विज्ञापन के साथ जो है छोटे स्कूली बच्चों को जोड़ा था, घर घर जाकर के लोगों से मतदान करने की अपील की थी अधिकारियों और कर्मचारियों ने। निश्चित रूप से वो आज शाम तक जो है सफलता की ओर दिखाई देगा, क्योंकि सवेरे से जिस तरीके से 7 बजे अब मतदान शुरू हुआ, उसके पहले ही लोगों ने घरों से निकल करके आकर के अपने बूथों पर कतारें लगा दी थी। तो जिस तरह से मतदान अभी तक हुआ है, अगर यही ट्रेंड जो है शाम 6 बजे तक जारी रहता है तो हम कह सकते हैं कि जो पिछला रिकॉर्ड है वो निश्चित रूप से टूटेगा। बिल्कुल, हर वोट जरूरी है, मताधिकार का प्रयोग सब लोग करें, बेहद जरूरी है। जी, हमारे साथ रायबरेली से हमारे संवाददाता रजनीश भी जुड़े। रजनीश, किन मुद्दों के साथ लोग पोलिंग बूथ तक पहुंचे? आप लोगों से बात कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, किन मुद्दों के साथ वो पहुंच रहे हैं? देखिए, अगर मुद्दों की बात करें, जो चौथे चरण का चुनाव हो रहा है, आज रायबरेली में भी चुनाव है, जैसे जैसे चुनाव का चरण बीत रहा, मुद्दे भी अलग होते जा रहे हैं। अभी जब आज मैं सुबह से 6:30 बजे से हूँ, 7 बजे से मतदान शुरू हुआ, जिनसे मेरी बात हो रही है वो चाहे युवा वर्ग हो, बुजुर्ग वर्ग हो या फिर महिलाएं और बहन बेटियां हों, साफ तौर पे उनका एक ही, अगर युवाओं की बात करें तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि हम अपनी सुरक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, अपने रोजगार को लेकर मतदान करने आए हैं। हम अपने जिले को मजबूत करने के लिए मतदान देकर आए, क्योंकि हमारा जिला अगर मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा, तो जाहिर बात है प्रदेश मजबूत होगा। अगर हम बुजुर्गों की बात करें, बुजुर्ग भी यही है कि सिर्फ शिक्षा, सुरक्षा और सड़क, पानी, इस पे मुद्दा हो रहा है कि अगर हम इस मुद्दों को लेकर हम मतदान कर रहे हैं तो हम चाहते भी हैं कि यह मुद्दे हों और इसी पे सरकार काम भी करे, जो भी सरकार बने 10 मार्च के बाद। तो ये जो मुद्दा दिखाई दे रहा है आज सुबह से, वो हर समीकरण को तोड़ते हुए दिखाई दे रहा है। सिर्फ एक ही समीकरण दिखाई दे रहा है कि सिर्फ विकास, सुरक्षा और समृद्धि, कि किसी तरह हमें अपने जो भी हम मतदान दे रहे हैं वो जो प्रत्याशी हैं उनका वो तो है ही है, साथ साथ प्रत्याशी के साथ साथ हमारा भविष्य भी दांव पे है। उसका कारण यह है कि 5 साल जिसकी भी सरकार रहेगी, जो भी यहाँ का विधायक होगा या होगा, वो उसके साथ उसको व्यतीत करना। तो ये भी लोग देख रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम एक ऐसे व्यक्ति को, एक ऐसी सरकार को चुनें कि वो 5 साल तक हमारे लोगों के साथ रहे, हमारे लोगों की बात करे, हमारे लोगों की मदद करे।
जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। और चौथे चरण का जो है चुनाव चल रहा है, इसके साथ साथ अब आपको सीधे लिए चलते हैं बाराबंकी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। खुद इस झंडे को उठा लिया है। जिन 15 करोड़ लोगों को आज कोरोना के इस कठिन कालखंड में मुफ्त राशन मिल रहा है, वो आज भारतीय जनता पार्टी के विजय के लिए जी जान से जुटा हुआ है। जिन गरीबों को, मध्यम वर्ग को, बुजुर्गों को इस कोरोना काल में 28 करोड़ मुफ्त टीके लगे हैं, वो भाजपा के प्रतिनिधि बनकर उसकी जीत सुनिश्चित कर रहे हैं। भाइयों बहनों, आपको टीका लगा है क्या? जरा दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, टीका लगा है? आप सबको टीका लगा है? आपको कोई पैसा देना पड़ा क्या? आपके जेब से 1 रुपया भी गया क्या? अब मुझे बताइए, 28 करोड़ लोगों के जिंदगी में इतना बड़ा सुरक्षा कवच दिया, तो वो मोदी को आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? भरपूर आशीर्वाद देगा कि नहीं देगा? तकलीफ उनको इसी बात की है। यही कोरोना वैक्सीन है जिनके कारण आज हमारे युवा स्कूल कॉलेज जा पा रहे हैं, व्यापार कारोबार चल पड़ा है, और इसलिए यूपी कह रहा है, आएगी तो भाजपा ही, आएगी तो आएंगे तो योगी ही, आएंगे तो भाइयों और बहनों, यूपी का सामर्थ्य बढ़ाने में यहां की 10 करोड़ से अधिक हमारी बहनों बेटियों की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर हमारी बेटियां, हमारी बहनें जकड़ करके रहेगी, बंधन में रहेगी, उनका जीवन अगर मुसीबतों से भरा रहेगा, तो यूपी तेज विकास की गति प्राप्त नहीं कर सकता। जब माताओं, बहनें, बेटियों का सामर्थ्य बढ़ता है, तो परिवार का, समाज का, देश का सामर्थ्य बढ़ता है। हमारी बहनों बेटियों की जिन समस्याओं को इन लोगों ने छोटा समझा, उनको ही मोदी ने छोटा नहीं समझा। बहन बेटियों की, माताओं बहनों की मुसीबतें, ये मेरे लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। घर और स्कूल में शौचालय हो, गैस कनेक्शन हो, बिजली पानी कनेक्शन हो, गर्भावस्था के दौरान हजारों रुपयों की सीधी मदद हो, ऐसे हर काम को हमने पूरे मन से, पूरी लगन से किया। यूपी में हमने जो लाखों घर पीएम आवास योजना के बनाए हैं, वो भी ज्यादातर
महिलाओं के ही नाम है। और ये जितनी सुविधाएं हमने बहनों को दी है, ये किसी की जाति या मजहब देख करके नहीं दी। सबसे अधिक लाभ अगर इन योजनाओं का हुआ है तो हमारी दलित माताएं बहनें, पिछड़े समाज की माताएं बहनें और मुस्लिम समाज की बहनों को लाभ हुआ है। अस्पतालों में जो 5 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिल रहा है, उसका भी इन वर्गों की बहनों को लाभ रहा है। भाइयों और बहनों, दुर्भाग्य से पहले की सरकारों ने हमारी बेटियों की जरूरतों, उनके परेशानियों पर बिल्कुल ही आंखें बंद कर दी थी, ध्यान ही नहीं दिया। अगर उनके हृदय में जरा सा भी दर्द होता तो क्या वो उन मनचलों को खुली छूट देते जो स्कूल से आने जाने वाली हमारी बेटियों को छेड़ते थे? आज यूपी में ऐसे मनचलों को पता है कि अगर सीमा लांगी तो कड़ी कार्रवाई होगी। साथियों, 3 तलाक जैसी कुप्रथाओं ने कैसे मुस्लिम बेटियों को, पूरे परिवार को असुरक्षित कर दिया था, ये सब जानते हैं। और जो दावा करते हैं कि वो तो परिवार वाले हैं, उसमें बुरा क्या है? हम परिवार वाले हैं, इसलिए परिवार का दुख जानते हैं। मैं जरा तो उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की जो जनता है वो परिवारवादी राजनीति नहीं, विकासवाद की तरफ आगे बढ़े, योजनाओं की तरफ आगे बढ़े और अपने हक अधिकारों के साथ पोलिंग बूथ तक पहुंचे, अपनी योजनाओं के माध्यम से लाभ भी उठाएगी। बढ़ते दूसरी खबर की ओर बात करते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अमेठी के तिलोई में जनसभा में समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पहला निर्णय आतंकवादियों के लिए समर्पित था। पहला निर्णय इस समाजवादी पार्टी का आतंकवादियों के लिए समर्पित था। चाहे वह आतंकवादी अयोध्या पे हमला करने वाले रहे हो, संकट मोचन मंदिर पर हमला करने वाले रहे हो। संकट मोचन मंदिर पर जब हमला हुआ था, 28 निर्दोष लोग मारे गए थे। लखनऊ, वाराणसी और अयोध्या की कचहरियों पर हमला हुआ था, 15 से ज्यादा वकील मारे गए थे। गोरखपुर में, कानपुर में, बिजनौर में सीरियल ब्लास्ट हुए थे। रामपुर में सीआरपीएफ कैंप पर हमला हुआ था। और इन सभी आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों के मुकदमों को समाजवादी पार्टी ने वापस लेने का कार्य किया था। और अब नजर डालते हैं अन्य राष्ट्रीय खबरों पर। तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में भले ही डीएमके ने जीत हासिल की है, पर भारतीय जनता पार्टी ने इन शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में 1 दर्जन से अधिक सीटें जीतकर निगमों और नगर पालिकाओं में शानदार प्रदर्शन किया है। नागरकोइल नगर निगम में 4 वार्डों में बीजेपी ने जीत हासिल की है। पार्टी ने भवानी सागर और सत्यमंगलम में भी कुछ वार्ड जीते हैं। राष्ट्रीय पार्टी चेन्नई में कुछ ही वार्डों में दूसरे स्थान पर आई है। दूसरी ओर नाम तमिल काची ने तेनकासी और कन्याकुमारी जिलों सहित लगभग 7 पंचायत वार्ड जीते हैं। यह निगमों और नगर पालिकाओं में अपनी छाप छोड़ने में विफल रहा। एक दुर्लभ उदाहरण में 2 राजनीतिक दलों ने तमिलनाडु शहरी स्थानीय निकाय चुनाव में एक वार्ड में समान संख्या में वोट हासिल किए।
तिरुनेलवेली जिले के पनागुड़ी नगर पंचायत के वार्ड नंबर 4 में अन्ना द्रमुक और भाजपा दोनों को समान मत मिले। लॉटरी सिस्टम के नतीजों के आधार पर भाजपा प्रत्याशी पी मनवेल को विजेता घोषित किया गया है। और इसी विषय पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ आर राजा गोपालन हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, मैं सबसे पहले आपसे ये समझना चाहता हूं कि तमिलनाडु की राजनीति में आपको लगता है क्या एक बड़ा बदलाव होने के आसार नजर आ रहे हैं? क्योंकि एक शुरुआत, एक छोटी नगर निगम से शुरुआत हुई, लेकिन बीजेपी ने अपना एक मजबूत भूमिका अदा की वहां पर। हाँ, तमिलनाडु परिस्थिति है बहुत इंटरेस्टिंग है। स्वाभाविक रूप से तमिलनाडु में ऐसे एक स्थिति फंस गया है। नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री का जो मन की बात है, डायरेक्ट बैंक स्कीम है, प्राइम मिनिस्टर को जो छवि है, इमेज है, वो बहुत इम्पोर्टेंट है तमिलनाडु वोटर्स का। जी। आपको याद होगा अभी पंचायत चुनाव में, सिविक इलेक्शन में अर्बन जो पोल्स हुआ है, जो संगणना हुआ है, उसमें बीजेपी बहुत भारी मत से जीता है, बहुत जगह पर जीती है। कम से कम 6% वोट ले लिया है टोटल। ये क्यों, कारण क्या पता आपको? प्रधानमंत्री मन की बात में हमेशा एक चीज कहते हैं, तमिलनाडु में जितना भी जो एमएसएमई सेक्टर का वर्कर्स है, कॉलेज स्टूडेंट है, जो लाइब्रेरी रखते हैं, जो हेयर ड्रेसिंग सैलून रखते हैं, सिलाई करते हैं, उन लोगों से मन की बात में बात करते हैं प्रधानमंत्री। उसको श्रेय जानता हूं मैं, क्योंकि हर घर हर जल नल, हर घर हर नल, ये स्थिति में तमिलनाडु में कम से कम 75% जगह पर पानी मिलने लग गया है गाँव में। ये प्रधानमंत्री का श्रेय तमिलनाडु में गहरा से पहुंच गया है। इसीलिए मुझे लगता है जो द्रविडियन मॉडल है, द्रविडियन खत्म होते जो हिंदुत्व का फीलिंग उभर के आ रहे हैं, प्लस नरेंद्र मोदी साहब का राम मंदिर इश्यू बहुत तेज से तमिलनाडु में जो जंगली के आग की तरह फैलते हैं। सेकंड थिंग, जो काशी विश्वनाथ टेम्पल में नरेंद्र मोदी साहब ने डुबकी मारा है, वो तमिल चैनल, सारा टेलीविजन चैनल दिखाया। ये क्या दिखाता है? आम जनता लोग को बीच में नरेंद्र मोदी को श्रेय बहुत है। दैट इज वाई कॉर्पोरेशन इलेक्शन में चेन्नई में भी एक सीट मिल गया है, जो आपने वर्णन किया है। तिरुनेलवेली, नागरकोविल में 4 जगह पर जीत गया है जी। टोटल 10 लाख वोट जीता है। ये साधारण चीज नहीं है। ये नरेंद्र मोदी का, अमित शाह का, केंद्रीय सरकार का जो 7 साल का फायदा पहुंच गया है। सर, क्या ये जो शहरी निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, क्या राष्ट्रवादी राजनीति का असर है? क्या लोग अब विकासवादी राजनीति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? आगे बढ़ रहे हैं। 2024 में बीजेपी का कम से कम 5 सीट एमपी मिलने का उम्मीद है उधर से, क्योंकि जो ग्राउंड स्वेल है, जमीन की हकीकत है, भाजपा का पक्ष में है। कांग्रेस उधर एकदम डीएमके के साथ पीछे पड़ा है। डीएमके उसको दरकिनार कर रहे, तब भी कांग्रेस जोड़ने जा रहे उधर। तो आपको याद होगा पिछले 2 महीने पहले राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में बात करने टाइम पर 2 इंडिया कह रहे थे, एक तमिलनाडु का कह रहे थे। ये तमिलनाडु में तो बीजेपी जीत गया अभी, वो क्या स्थिति बता देंगे राहुल गांधी? तो देयरफॉर मुझे लगता है ये भाजपा का तमिलनाडु में जड़ पकड़ने लग गया है। देयरफॉर यंग वोटर्स है, वो डिजिटल इंडिया में, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर स्कीम में सब लोग में फायदा पहुंच गया है। उधर भी हर जगह पर शौचालय बन गया है। इसीलिए तमिलनाडु में कांग्रेस का खत्म करके भाजपा का आगे आ गया है, तीसरा स्थान में मिल गया है। डीएमके, एडीएमके तीसरा स्थान में बीजेपी पहुंच गया है। वो टोटल बेनिफिट, टोटल क्रेडिट नरेंद्र मोदी साहब का, प्लस तमिलनाडु का जब भाजपा का अध्यक्ष है, एक पुराना आईपीएस ऑफिसर है अन्नामलाई करके, उनको भी श्रेय जाते हैं। वो सारा गांव में पहुंच गया है। तमिलनाडु में 5000 जगह पर जीत, मतलब ये कंटेस्ट किया था, 390 सीट में जीत गया है बीजेपी। तो देयरफॉर बीजेपी को जड़ पकड़ने लग गया है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि स्थानीय निकाय चुनाव में जो बीजेपी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है, तमिलनाडु की राजनीति में एक नया टर्न होगा। उसके अलावा आपने एक क्वेश्चन राजनीतिक से तेलंगाना में पहुंच गया है बीजेपी, कर्नाटका में है, पुदुचेरी में है, अभी तमिलनाडु में पहुंच गया। तो सारा देश में पैन इंडिया पार्टी बीजेपी हो गया है। ये चेन्नई कॉर्पोरेशन इलेक्शन से, चेन्नई जो ये लोकल बॉडी इलेक्शन से ये पता लगता है बीजेपी बड़ा तकड़ा रूप में
ऊपर के आ रहे हैं तमिलनाडु में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस सभी जानकारी के लिए। स्थानीय निकाय चुनाव में तमिलनाडु ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र सरकार में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री नवाब मलिक से प्रवर्तन निदेशालय धनशोधन मामले में पूछताछ कर रही है। निदेशालय की एक टीम तड़के मलिक को अपने साथ लेकर एजेंसी के दफ्तर पहुंची और फिलहाल मलिक से पूछताछ की जा रही है। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने पिछले साल मलिक के खिलाफ अंडरवर्ल्ड से लेन देन की बात कही थी। इसके बाद मामले ने तूल पकड़ा था और इससे जुड़े धनशोधन के मामले में निदेशालय ने जांच तेज की। और इस पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता योगेश सीतल हैं मुंबई से जुड़े। योगेश, क्या अभी तुरंत की क्या जानकारी है आपके पास? क्या अभी पूछताछ चल रही है? संतोष, अभी फिलहाल जो है उनका बयान दर्ज किया जा रहा है प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा। करीब सुबह 7 से 7:30 के बीच में उनको एजेंसी के दफ्तर लाया गया था। खुद ईडी के अधिकारी जो हैं वो गए थे, उनका कुर्ला स्थित आवास है, वहाँ से उनको लाया गया है और उसके बाद जो है पूछताछ की जा रही है। हालांकि बहुत सारे पेच हैं इस पूरे अगर मामले को अगर आप देखें तो सबसे पहला ये है कि इससे पहले भी कई ऐसे मामले हैं जिसमें ये चर्चा यहाँ पर रही है कि नवाब मलिक कई तरह के जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लेन देन है उसमें वो अप्रत्यक्ष रूप से कई बार शामिल रहे हैं। इस बार पहली बार ऐसा है जब प्रवर्तन निदेशालय ने उनको पूछताछ के लिए बुलाया है और जिस तरीके से कार्रवाई की गई है माना जा रहा है कि प्रवर्तन निदेशालय के हाथ में कुछ पुख्ता सबूत लगे हैं जिसके जरिए जो है ये जांच को आगे बढ़ाने की कोशिश में लगी है एजेंसी। इससे पहले पिछले दिनों जो है इकबाल कास्कर को गिरफ्तार किया गया था, वो दाऊद इब्राहिम का भाई। और इससे पहले जो है पिछले मंगलवार को ईडी ने करीब 10 से 11 लोकेशंस पे जो है वो छापामारी की थी। जबरदस्त छापेमारी की गई थी। मुंबई के अलग अलग लोकेशन है जैसे नागपाड़ा था, फिर जहाँ पे दाऊद इब्राहिम की बहन रहती थी वहाँ पे जो है हसीना पारकर उनके यहाँ पे रेड किया गया था। इसके अलावे थाने में कुछ जगह पर जो छापेमारी की गई थी। ओवरऑल एजेंसी ने काफ़ी कुछ जो है जो सबूत है कथित तौर पर वो एजेंसी के पास हाथ लगे हैं। कुछ मनी ट्रेल्स जो हैं वो भी हाथ लगे हैं जिसके आधार पर जो है ये कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले जो एनआईए है उनकी तरफ से एफआईआर किया गया था। एजेंसी ने इंडिपेंडेंट एफआईआर किया था जिसमें दाऊद इब्राहिम और कई जो अंडरवर्ल्ड से जुड़े लोग थे उनकी जो है वो किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है, किस तरीके से अभी भी ये चीजें चल रही है मुंबई में, इसको लेकर एनआईए ने एफआईआर किया था। उसके बाद एनआईए के एफआईआर के आधार पर जो है प्रवर्तन निदेशालय ने योगेश, क्या कहा जा सकता है कि नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ने वाली है? अगर ऐसे ही सबूत इकट्ठे होते रहे तो क्या नवाब मलिक की मुश्किलें और बढ़ जाएंगी आने वाले दिनों में? बिल्कुल संतोष, नवाब मलिक की मुश्किलें इसलिए भी बढ़ सकती है क्योंकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि ईडी के हाथ में लगा क्या है। क्योंकि ईडी अभी गिरफ्तारी भी नवाब मलिक की हो सकती है अगर ईडी के हाथ में कुछ तगड़ा लगा है और जो अगर प्रवर्तन निदेशालय अगर ये कहती है कि वो जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं तो ये चीज़ हो सकती है। क्योंकि अगर आप पीएमएलए एक्ट देखेंगे जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट है, ये आईपीसी और बाकी सारे जो एक्ट है उससे कुछ मामलों में अलग है। मसलन पीएमएलए में इस तरीके से होता है कि जो एक्यूज्ड है उसे ये साबित करना होता है कि वह दोषी नहीं है बनिस्पत अगर आप आईपीसी या के अलग अलग सेक्शंस की अगर बात करेंगे कुछ अपवाद है जैसे रेप के जो प्रोविजंस है वो सब अपवाद है। उसमें ये रहता है कि जो प्रोसिक्यूशन है उसको बेसिकली प्रूफ करना रहता है कि जो एक्यूज्ड है वो गिल्टी है। लेकिन पीएमएलए अगर आप देखेंगे तो इसमें नवाब मलिक जो किस मामले में अगर एक्यूज्ड बनते हैं तो उनको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि वो इनोसेंट है, न कि प्रवर्तन निदेशालय को न्यायालय में ये प्रूफ करना पड़ेगा। तो ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है पीएमएलए में और पीएमएलए काफी स्टूडेंट एक्ट भी माना जाता है। आज पूछताछ जारी है, देखना यह होगा कि क्या ईडी इनको गिरफ्तार करती है या फिर पूछताछ के बाद जाने देती है। बिल्कुल, जैसे जैसे जांच बढ़े आगे बढ़ेगी परत खुल जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश इस सभी जानकारी के लिए। और अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी खबरों पर एक नजर डालते हैं। और कच्चे तेल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ब्रेंट क्रूड $97 के स्तर पर आ चुका है। अमेरिकी कच्चे तेल में भी कल के मुकाबले थोड़ी नरमी है। बैंक ऑफ अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन संकट के बाद तेल की कीमतें $5 से $20 तक बढ़ सकती हैं। वायदा कारोबार में कल कीमतें $99.5 प्रति बैरल तक पहुंची थी। आज कीमतों में थोड़ी नरमी देखी जा रही है। रिपोर्ट के मुताबिक तेल की मांग में रोजाना 3.6 मिलियन बैरल की तेजी आ सकती है और ये प्री पैंडेमिक लेवल पर भी जा सकता है। वहीं सेंसेक्स निफ्टी बाजारों में आज खरीदारी का माहौल है। आज बीएससी का सेंसेक्स करीब 272.37 अंक की तेजी के साथ 57,573.05 अंक के स्तर पर खुला। वहीं एनएससी का निफ्टी 80.50 अंक की तेजी के साथ 17,172.70 अंक के स्तर पर खुला।
आज बीएसई में शुरुआत में कुल 2,882 कंपनियों में ट्रेडिंग शुरू हुई। इसमें से करीब 2,225 शेयर तेजी के साथ और 557 गिरावट के साथ खुले। कोटक महिंद्रा, टाइटन, टाटा कंस्ट्रक्शन, एशियन पेंट्स, मारुति में 1 से 3% की तेजी है। गिनने वाले मुख्य शेयर्स जो है उसमें ओएनजीसी, हीरो मोटोकॉर्प, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईसीआईसीआई बैंक प्रमुख है। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई है। रूस यूक्रेन संकट के बीच दोनों देशों की सीमा पर हालात बिगड़ने के आसार हैं। रूस की संसद ने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत वे अपनी सेना को दूसरे देश में कार्रवाई करने के लिए भेज सकते हैं। इसे लेकर पुतिन ने कहा है कि अभी उनके पास सारे विकल्प खुले हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस की तरफ से उठाए जा रहे इन कदमों का पश्चिमी देशों ने माकूल जवाब देने का फैसला किया है। रूस के इस कदम से नाराज विश्व के कई देश उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा रहे हैं। जहां पहले जर्मनी और ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ प्रतिबंध लगाए तो वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश को संबोधित करते हुए रूस पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का आरोप लगाया और कहा कि रूस पर महत्वपूर्ण प्रतिबंधों की घोषणा कर दी है। जो बाइडेन ने कहा कि हम स्थिति का आकलन करते हुए रक्षात्मक कदम उठा रहे हैं। 2 रूसी वित्तीय संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान करते हुए बाइडेन ने कहा है कि रूस पश्चिमी देशों के साथ और व्यापार नहीं कर पाएगा और रूस को पश्चिमी देशों से मिलने वाली सहायता पर भी रोक लगाई जाएगी। रूस की ओर से किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन का जिक्र करते हुए बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन की सीमा पर रूसी सेना का जमावड़ा है। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि उन्होंने पूर्वी यूरोप में सहयोगों के लिए अमेरिकी सेना की अतिरिक्त आवाजाही को अधिकृत कर दिया है। बाइडेन ने कहा कि बल और उपकरण जो पहले से ही यूरोप में हैं वो उनको एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के बाल्टिक देशों में भेजा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि रूस से लड़ने का हमारा कोई इरादा नहीं है। और वही यूक्रेन से तनाव और कई देशों की पाबंदियों को लगाने के ऐलान के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि वे कूटनीतिक समाधान ढूंढने के लिए तैयार हैं। हालांकि पुतिन ने यह भी कहा है कि वे रूस के हित और नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। युद्ध जैसे हालातों और रूस द्वारा यूक्रेन के अलग अलग क्षेत्रों को स्वतंत्रता की मान्यता देने के ऐलान के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और जापान सहित कई देशों ने रूस पर पाबंदी लगा दी है। तो जैसे जैसे रूस और यूक्रेन का तनाव दुनिया भर में बढ़ रहा है वैसे वैसे उसका असर जो है वैश्विक बाजार पर भी देखने को मिल रहा है। चाहे हम कच्चे तेल की बात करें, गेहूं की बात करें, रूस और यूक्रेन युद्ध का खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा क्योंकि जो विश्व की अर्थव्यवस्था है, वैश्विक बाजार है, उस पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। इसका सबसे ज्यादा असर तेल और गेहूं के बाजार पर पड़ेगा क्योंकि रूस जो है वहां पर तेल और गेहूं सबसे बड़ा उत्पादक है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड $100 प्रति बैरल के करीब पहुंचा, यानी कि आने वाले दिनों में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो सकती है, उसमें इजाफा हो सकता है। महामारी की रफ्तार थमने के बाद दुनिया भर में कच्चे तेल की मांग बढ़ी थी, लेकिन अचानक रूस और जो यूक्रेन का तनाव बढ़ गया और ऐसे में जो कच्चे तेल की मांग है वो अब बढ़ सकती है। सऊदी अरब के बाद रूस दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश है, यानी कि रूस से बड़ी मात्रा में अलग अलग देशों में तेल जो है वो निर्यात किया जाता है। रूस पर प्रतिबंध लगता है तो वहां से आपूर्ति नहीं होगी और इससे कीमतों में तेजी आएगी। इसका जो असर है वैश्विक बाजार पर पड़ेगा, कच्चे तेल पर पड़ेगा। आने वाले दिनों में जो बैरल यानी कच्चे तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़ सकती हैं। इसके साथ साथ कई और प्रतिबंध हैं, जो रूस पर प्रतिबंध लगता है तो वहां से आपूर्ति नहीं होगी और इससे जो कच्चे तेल की कीमतें हैं उसमें बढ़ोतरी आएगी। कच्चे तेल जल्द ही $100 प्रति बैरल के पार पहुंचने की संभावना है, यानी कि आने वाले दिनों में अगर ऐसे ही रूस और यूक्रेन के बीच तनाव बढ़ता रहा तो ये जो प्रतिबंध बढ़ते जाएंगे और इसका सीधा असर वैश्विक बाजार पर पड़ेगा। भारत के तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी बहुत कम है, यानी कि अगर कुल प्रतिशत की बात करें तो 1% सिर्फ रूस की हिस्सेदारी है। 2021 में भारत ने रूस से प्रतिदिन 43,400 बैरल तेल का आयात किया है, जिसको अगर हम प्रतिशत में बात करते हैं तो मात्र 1% की हिस्सेदारी, 1% हम आयात करते हैं, जिससे बहुत ज्यादा असर पड़ने की संभावना नहीं। लेकिन
जो उसकी कुल आयात का करीब 1% है। लेकिन अगर ऐसे ही तनाव आगे बढ़ा तो आने वाले दिनों में कच्चे तेल के जो कीमतें हैं उस पर खास असर देखने को मिलेगा। सिर्फ कच्चे तेल की कीमतें नहीं, गेहूं पर असर पड़ सकता है। रूस से भारत का कोयला आयात 18 लाख टन रहा, जो कुल आयात का 1.3% होता है। और वैश्विक बाजार पर इसका असर जरूर देखने को मिलेगा। जब हम ग्लोबल की बात करते हैं तो हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कच्चे तेल की बढ़ती वैश्विक कीमतें मुश्किलें जरूर बढ़ा सकती हैं आने वाले दिनों में, और यही ग्लोबलाइजेशन का असर है कि एक देश दूसरे देश से जुड़ा है, एक देश में कोई प्रभाव पड़ता है तो उसका असर दूसरे देशों में भी देखने को मिलता है। यूरोपीय देशों को मिलने वाली नेचुरल गैस रूस से ही मिलती है। इस पर भी अगर प्रतिबंध लगता है तो आने वाले दिनों में इसकी भी समस्या हो सकती है। पाइपलाइन के जरिए बेलारूस और पोलैंड के रास्ते जर्मनी पहुंचती है। हालांकि जर्मनी ने भी रोक लगा दी है और कहा है कि एक पाइपलाइन सीधा जर्मनी पहुंचती है और दूसरी यूक्रेन के रास्ते जर्मनी तक पहुंचती है। आने वाले दिनों में जो नेचुरल गैस है उस पर भी कहीं ना कहीं उस पर भी संकट आ सकता है, उसकी भी जो मांग है उसको बढ़ सकती है। लेकिन अगर युद्ध होता है तो यूक्रेन से आने वाली पाइपलाइन पर रूस रोक लगा सकता है, जिसका असर पूरे विश्व में देखने को मिलेगा। तेल और नेचुरल गैस की कीमत बढ़ेगी, खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। यानी कि आने वाले दिनों में अगर देखा जाए तो महंगाई भी बढ़ सकती है अलग अलग क्षेत्रों में। अगर ब्लैक सी रीजन से गेहूं के व्यापार में किसी भी तरह की बाधा पड़ती है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया पर पड़ेगा। रूस एकमात्र ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादित किया जाता है और बड़े अलग अलग देशों में उसका वो एक्सपोर्ट करता है। रूस और यूक्रेन की गिनती गेहूं के बड़े निर्यातकों में होती है। यूक्रेन में भी 5वें नंबर पर है गेहूं उत्पादन में, और रूस जो है पहले नंबर पर। युद्ध की स्थिति में इन देशों का निर्यात बाधित हो जाएगा और इस निर्यात पर असर पड़ेगा। कई देशों को जो है रूस और यूक्रेन गेहूं भेजते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। उसमें हम मिस्र की बात कर सकते हैं, हम उसमें बांग्लादेश, अलग अलग देशों को जो रूस है वो गेहूं भेजता है, कच्चे तेल भेजता है। तो आने वाले दिनों में जब अगर रूस और यूक्रेन का में और तनाव बढ़ता है तो जो वैश्विक बाजार है उस पर असर जरूर पड़ेगा। और मिड डे प्राइम में अभी वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए टीटी न्यूज। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। पल्स टेक्नोलॉजी से बना शीतल वाटर टैंक और टैप्स जो आपके पानी को दे पूरी सुरक्षा। शीतल वाटर टैंक्स। जब पैर तले से दिन गुजरे, सड़कें ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी, जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और अब देखते हैं खेल जगत की खबरों। गुरुवार से शुरू हो रहे भारत और श्रीलंका के बीच T20 सीरीज से पहले भारत को झटका लगा है। भारत के दिग्गज ऑलराउंडर दीपक चाहर और बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव चोट की वजह से सीरीज से बाहर हो गए हैं। दीपक वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए आखिरी T20 मुकाबले के दौरान चोटिल हो गए थे। वे अपने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद के लिए रनअप लेते समय दाई जांघ में खिंचाव होने की वजह से दर्द से जूझते दिखे गए। वहीं सूर्य कुमार के हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर है और उन्हें टीम मैनेजमेंट ने T20 सीरीज के लिए अनफिट बताया है। बीसीसीआई जल्द ही दोनों खिलाड़ियों के रिप्लेसमेंट का ऐलान कर सकती है। भारत और श्रीलंका के बीच पहला मुकाबला लखनऊ में गुरुवार को खेला जाएगा। इसके लिए टीम की घोषणा भी हो चुकी है। विराट कोहली और ऋषभ पंत को पूरी T20 सीरीज के लिए आराम दिया गया है। और ओडिशा के भुवनेश्वर में शुरू हो रहे FAIH प्रो हॉकी लीग 2022 में हिस्सा लेने के लिए स्पेन की महिला हॉकी टीम मंगलवार को भुवनेश्वर पहुंच चुकी है। टूर्नामेंट 26 और 27 फरवरी को भुवनेश्वर के कलिंगा हॉकी स्टेडियम में खेला जाएगा। इस लीग मैच में पहली बार भारत का सामना कर रही स्पेन टीम के कोच एड्रियन लॉक दोनों टीमों के बीच इस मैच को लेकर खासे उत्साहित हैं। उन्होंने कहा कि कलिंगा स्टेडियम जैसे बड़े मैदान पर खेलने के लिए स्पेन के खिलाड़ी उत्सुक हैं। इस टूर्नामेंट के शुरुआती मैच में स्पेन को नीदरलैंड के खिलाफ 0-1 से हार का सामना करना पड़ा था और दूसरा मैच ड्रॉ रहा था।
वहीं भारतीय महिला हॉकी टीम ने इस लीग में चीन के खिलाफ खेले गए 2 मैचों में 7-1 और 2-1 से जीत दर्ज की थी। और ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 विश्व कप के लिए संयुक्त अरब अमीरात और आयरलैंड ने लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब दोनों ही टीमें क्वालिफायर ए के फाइनल में पहुंच गई हैं। यूएई ने क्वालिफायर ए के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में नेपाल को 68 रन से हराया। वहीं आयरलैंड ने दूसरे सेमीफाइनल में ओमान को 56 रन से हराकर आईसीसी T20 विश्व कप के लिए अपना रास्ता साफ किया है। यूएई की टीम ने दूसरी बार T20 विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया है। इससे पहले उन्होंने 2014 में यह विश्व कप खेला था। वहीं आयरलैंड 7वीं बार ये टूर्नामेंट खेलेगा। क्वालिफायर के मुकाबले ओमान के अल अमीरात में खेले जा रहे हैं। अभी फिलहाल 2 और टीमों पर फैसला होना है। इस साल T20 विश्व कप में कुल 16 टीमें हिस्सा लेंगी। भारत T20 विश्व कप में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ करेगा। और बधिरों के लिए तीसरी एक दिवसीय नेशनल क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन आज से मध्य प्रदेश में किया जा रहा है। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित इस प्रतिस्पर्धा में देश भर के बधिर क्रिकेट खिलाड़ी अपने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन से खिलाड़ियों को कतर में होने वाली बधिर आईसीसी T20 चैंपियंस ट्रॉफी के लिए राष्ट्रीय टीम में जगह बनाने का मौका मिलेगा। साथ ही टूर्नामेंट की चैंपियन टीम को 1 लाख रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा, जबकि उप विजेता टीम को 50,000 रुपए का नगद पुरस्कार मिलेगा। और अब बारी हमारे अगले सेगमेंट लाइव प्राइम की। देश आजादी के 75वें वर्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। विदेश मंत्रालय इसी कड़ी में 23 फरवरी से 27 फरवरी तक आजादी का अमृत महोत्सव सप्ताह मना रहा है। इतिहास में पहली बार है जब प्रसिद्ध भारतीय शिल्पकारों के शिल्प की प्रदर्शनी विशेष रूप से आयोजित की गई है। लगभग 70 से 75 विदेशी मिशनों के प्रमुख और कुछ भारतीय गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में विदेश और संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने ICCR की 23 और 25 फरवरी तक चलने वाली बीकानेर हाउस नई दिल्ली में 3 दिवसीय शिल्प मेला का उद्घाटन किया। भारत के 11 राज्यों के 22 शिल्पकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। That you see today is a continuation of a long extension of Indian civilization and ethos which have been in existence for a few thousand years, even before Christ. So that continuation needs to be celebrated, being one with the nature, celebrating natural colors, dyes, materials and reworking all that to still beautify it. तो इन्हीं खबरों के साथ मिड डे प्राइम में आज अभी बस इतना ही। नमस्कार।